नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज की तारीख है 5 सितंबर 2023 और हम लोग आज की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को करंट अफेयर के लिहाज से डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। मैं हूं ओम पांडे और लेकर आया हूं 10 प्रश्नों के माध्यम से आज के संपूर्ण करंट अफेयर को। फटाफट इन प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग नोट करें या ना करें, ये पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप पर मिल जाएगा, हमारे ऐप पर मिल जाएगा, तो आप लोग इसको वहां से लेके आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। सितंबर 2023 में किस देश ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन वीजा योजना शुरू किया? ये योजना का नाम है और ये क्या है? वीजा का नाम है गोल्डन वीजा। कोई सस्ता मद्दा वीजा नहीं है। ये वीजा अगर आपको लेना है 5 से 10 साल के लिए, इसको शुरू किया गया है। 5 साल या 10 साल के लिए लिया जा सकता है। 5 साल के लिए आपको $2.5 मिलियन का व्यवसाय स्थापित करना पड़ेगा और अगर 10 साल के लिए चाह रहे हैं तो इसको कर दीजिए 2 गुना, $5 मिलियन का व्यवसाय आपको स्थापित करना पड़ेगा। अमेरिका के, न्यूजीलैंड के, आयरलैंड के, स्पेन के, दुनिया भर के कहीं भी रहने वाले जो व्यवसायी हैं यहाँ आकर अपना व्यवसाय स्थापित करके और ये वीजा प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा करने वाला है देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया चाहता है उसका व्यापार बढ़ जाए, इंडोनेशिया चाहता है कि वहाँ पे निवेश बढ़ जाए और इसी कारण से अपनी अर्थव्यवस्था को बूम कराने के लिए इंडोनेशिया ने ऐसा किया है। सलीमगढ़ किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण सलीम शाह सूरी ने करवाया था और दूसरा है औरंगजेब ने इस किले का नाम बदलकर नूरगढ़ कर दिया। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है। सलीमगढ़ का जो किला है, ये किला दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। कई साम्राज्यों के उतार चढ़ाव को इसने देखा है। 1546 में शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने इसका निर्माण कराया था। ये बिल्कुल सही बात है और बाद में इसका नाम बदलकर नूरगढ़ कर दिया गया था। औरंगजेब ने इस किले का नाम बदलकर किसने किया था? नूरगढ़ कर दिया था। अब यहाँ पे चेक आपको ये करना है कि औरंगजेब ने किया था या नहीं किया था। तो ये नूरगढ़ नाम तो किया गया था लेकिन ये औरंगजेब के द्वारा नहीं किया गया था, ये हुमायूं के द्वारा किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला सही, केवल एक ये सही हो जाएगा। ये किला रणनीतिक रूप से यमुना नदी के द्वीप पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण किला है। सूर साम्राज्य की रक्षा के लिए इसको जाना जाता था और उसी लिए इसको बनाया भी गया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम सरकार ने राज्य में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए मसौदा तैयार करने हेतु 3 सदस्यीय, कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय, किस सरकार ने? असम सरकार ने एक पैनल गठित किया है। किस लिए? बहुविवाह को समाप्त करने के लिए। यानी कि यहाँ पे बहुविवाह की समस्या थी और उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि समस्या अभी है। बहुविवाह में किसी भी महिला या पुरुष के एक ही समय में एक से अधिक वैवाहिक साथी होते हैं। क्या ये बात सही है? एक ही समय में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगैमी। क्या कहते हैं इसको? पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी का मतलब यही है कि एक समय में एक से अधिक वैवाहिक साथी का होना। कोई चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से किसी का भी ऐसा हो सकता है, यानी कि व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे ऐप पर जाइए और इस क्वेश्चन की, इन सारे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करिए और पीडीएफ भी वहां से आप प्राप्त करिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत की जब 1961 की जनगणना हुई थी तो 1 लाख विवाहों के नमूने वहां पर लिए गए थे। तो सबसे ज्यादा जो बहु विवाह प्रथा थी वो मुसलमानों में पाई गई थी, 5.7%। बाद में 2019-20 में जब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया तो हिंदुओं की आबादी में 1.3%, मुसलमानों में 1.9% और दूसरे जो धार्मिक समूह हैं उसमें 1.6%। अभी भी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं रह गई थी। बहुविवाह की प्रथा इसमें पाई गई थी। तो ये हमारे यहाँ के आंकड़े हैं। आंकड़े कभी से नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन असम सरकार ने ऐसा किया है तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्टडी ऑस्ट्रेलिया फेयर 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह मेरा दिल्ली से शुरू हो रहा है। हो ये रहा है कि भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आकर्षित कर रहा है, उसके लिए कार्यक्रम 4 सितंबर से इसको शुरू किया उसने कि हमारे यहाँ आओ पढ़ो। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जाके पढ़ाई करते हैं और भारत ऑस्ट्रेलिया में दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पहला सबसे बड़ा स्रोत है। ये गलत है, ये सेकंड सबसे बड़ा स्रोत है। और ये मेला जो शुरू हुआ था, ये मेला हुआ था शुरू चंडीगढ़ से। हालांकि केवल चंडीगढ़ में नहीं हुआ, दिल्ली में भी हुआ, अहमदाबाद में हुआ, हैदराबाद में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, लेकिन शुरुआत इसकी चंडीगढ़ से हुई थी।
तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर भारत किसके माध्यम से कला संस्कृति का प्रदर्शन करेगा? G20 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, 29 देशों के प्रतिनिधि उनकी कला और संस्कृति के माध्यम से पूरा ये जो सम्मेलन है वहां पे प्रदर्शन होगा और उसका आयोजन किया जाएगा कला और संस्कृति का। भारत मंडपम एक प्रदर्शनी की मेजबानी वहां पे करेगा। डिजिटल और भौतिक रूप से सभी प्रतिभागियों की 100 पीस कलाकृतियां उसमें शामिल होंगी। सांस्कृतिक महत्व की हो या प्रतिष्ठित सांस्कृतिक कृति हो या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो डिजिटल फॉर्म में, या प्राकृतिक विरासत हो डिजिटल फॉर्म में, सांस्कृतिक जो महत्व की वस्तु है वो भौतिक फॉर्म में चाहिए, इस तरीके से वहां पे प्रदर्शन किए जा सकते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व पाणिनि के अष्टाध्यायी की एक प्रति के द्वारा किया जाएगा। इसके जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, ये कौन है? पाणिनि। ये है पाणिनि। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी के द्वारा ये किया जाएगा, यानी कि भारत का कौन सा ग्रंथ ये गया। महाभारत किसने लिखा था? ये वेदव्यास ने लिखा था, है ना। और रामचरितमानस ये आप जानते हैं, ये तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी की ये ऐसी रचना है जो विश्व में एक सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य के तौर पर आप इसको जानते हैं। तो ये हमारे यहाँ अष्टाध्यायी इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। कला और संस्कृति प्रदर्शन इसी के माध्यम से होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 17 मीटर से 32 मीटर प्रति सेकंड वेग के चक्रवात को उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है। और दूसरा है कि 4 सितंबर 2023 को ताइवान के सुदूर दक्षिण पूर्व में टाइफून हाईकुई ने दस्तक दी। टाइफून हाईकुई ने दस्तक दी। दस्तक दी का मतलब वहां पर ये आया। अब ये चर्चा में इसी कारण से आया है। 4 सितंबर की बात है। ताइवान के दक्षिण पूर्व तट में सुदूर आप जाएंगे तो वहां पर एक टाइफून आया, हाईकुई। ये नाम याद रखिएगा, टाइफून है ये हाईकुई। अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि चक्रवात जो होते हैं, चक्रवात में सेंटर में यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है और यहाँ पर अपेक्षाकृत हाई प्रेशर रहता है। तो हवाएं जो हैं वो सेंटर की तरफ, हाई से लो प्रेशर की तरफ आगे बढ़ती हैं, चारों तरफ से इसके अंदर सेंटर की तरफ आगे बढ़ती हैं किनारे से। और पवन की दिशा परिधि के केंद्र की ओर इसमें होती है। जो परिधि का केंद्र होता है उसकी तरफ पवन की दिशा होती है। कैसे? उत्तरी गोलार्ध में अगर यह है तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होगा तो इस तरीके से होगा। घड़ी की सुई इधर चलती है ना, ऐसे चलती है, तो यहाँ पर ऐसे रहेगा, इस दिशा में ऐसे, ठीक है ना, इस दिशा में ऐसे ऐसे रहेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में जब आप आ जाएंगे तो वहां पर घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, तो इस तरीके से ये घड़ी की सुई की दिशा हुई, रहेगा लो प्रेशर अंदर ही, ऐसे ये चलते हैं। अब पहला जो स्टेटमेंट दिया है 17 से 32 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहे जाते हैं। दो ही प्रकार के चक्रवात होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय। तो इनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा है कि 4 सितंबर 2023 को ये टाइफून हाईकुई जो आया है, ये कहाँ पर आया है? ये ताइवान में आया है, ताइवान के दक्षिण पूर्व तट पे, सुदूर यानी कि दूर है थोड़ा सा। तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिरोला क्या है? व्हाट इज पिरोला? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिरोला क्या है ये आपको बताना है। कोरोना वायरस का संस्करण है या नवीन कंप्यूटर वायरस है, रूस द्वारा विकसित नई मिसाइल है या चीन का प्रक्षेपण यान है? क्या है पिरोला? अभी चर्चा में आया, एल मेडिसिन रिव्यू की एक रिपोर्ट आई, उसमें पिरोला ओमिक्रॉन का एक प्रकार का वेरिएंट माना गया। और ओमिक्रॉन क्या था ये आप जानते होंगे, ये भी एक कोरोना का वायरस था। तो कोरोना वायरस संस्करण ये है। और ये ओमिक्रॉन, जो ओमिक्रॉन अभी आया था ना कुछ दिन पहले, तो ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट माना गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों में ये मामले देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी इससे कोई मृत्यु नहीं हुई है, अभी इससे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि बहुत खतरनाक है, लेकिन अब धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर ऐसा कुछ होता है तो सतर्कता बरतें, आप सतर्क हो जाएं, मास्क वगैरह लगाने लगे, साफ सफाई पर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस न्यायालय ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी की अनुमति प्रदान की? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का अभी तक कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। ये भारत की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज है ही नहीं। पारंपरिक जो उपचार हैं उसमें कई बार व्यवहार के स्तर पर, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण के स्तर पर
व्यवहारिक विश्लेषण के स्तर पर ये इलाज होते हैं। पहली बार ऐसा किया गया दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा। उन्होंने 2 बच्चों के स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इलाज के लिए अभी अनुमति प्रदान कर दी है। जब अनुमति प्रदान की जा रही थी तो इसमें चर्चा का मुद्दा ये बना कि अगर इसको रेगुलर दे दिया जाएगा अनुमति, तो नैतिकता और खास करके जो आप कह सकते हैं पेशेवर कदाचार, इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अनैतिक व्यापार होने लगेगा, कदाचार होने लगेगा। और देखिए, किसी का बच्चा अगर बीमार होता है, कोई ऐसी दशा होती है, तो व्यक्ति सब कुछ बेच के उसमें लगाना चाहता है। तो स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग आमतौर पर एएसडी के इलाज में अभी तक किया नहीं जाता है, लेकिन ये अनुमति ली गई है। देखिए आगे इससे क्या राह विकसित होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसा किया है। एन वलारमथी के संबंध में सत्य कथन की पहचान आपको करनी है। ये कौन है? इन्होंने इसरो की जब भी लॉन्चिंग हुई तो अपनी आवाज़ उसमें दी हमेशा। तो इनको इसरो की लॉन्च आवाज़ के रूप में जाना जाता है। आपको ध्यान होगा, जब भी कोई मिसाइल छोड़ी जाती है या ऐसे इवेंट होते हैं तो उसमें उल्टी गिनती गिनी जाती है। उल्टी गिनती में इन्हीं की आवाज़ रहती थी। अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो उसकी भी घोषणा इन्होंने की थी। आखिरी वही उद्घोषणा इनकी बन गई, वही घोषणा। उसके बाद में अब कोई घोषणा ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब नहीं रही। 2015 में जब एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार शुरू किया गया तो पहला पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। ये दोनों की दोनों बातें ये सही हैं। और भारत के पहले घरेलू स्तर पर डिजाइन किए गए राडार इमेजिंग सैटेलाइट की परियोजना निदेशक भी वो रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बस वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप उनको समझ लें। ये वैज्ञानिक हैं और इनका नाम एन वलारमथी, याद रखिएगा। अभी इनका निधन हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में जितने भी प्रक्षेपण हुए हैं, उल्टी गिनती की घोषणा इन्होंने ही की। और अंतिम सवाल आपके सामने है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत कब तक वर्तमान दर से 3 गुना अधिक भूजल खो सकता है? एक रिपोर्ट अभी आई है। इस रिपोर्ट में अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जो शोध किए गए उसके आधार पर बताया गया है कि भारतीय किसान मौजूदा दर से अगर भूजल निकालना जारी रखेंगे, एक्चुअली जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छी मात्रा में जल का उपभोग होता है। बाकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे तो होता ही है। कोल्ड ड्रिंक कंपनी में आप देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें, और उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर आपके यहाँ आरओ लगा हुआ है तो 1 लीटर पानी जब आप इधर निकालते हैं तो लगभग 2 से 3 लीटर पानी दूसरी तरफ जो छनके आता है वो तो 1 लीटर होता है। दूसरी तरफ जो वेस्ट वाटर वाला पाइप होता है उसमें देखिए कितना पानी निकल जाता है। एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ कई बार किसानों को पता नहीं होता है तो ज़्यादा पानी खर्च हो जाता है। दूसरी चीज़ है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ, तो किसानों की मजबूरी भी है अच्छी फसल लेने के लिए, और मानसून सही नहीं रहता है तो एग्रीकल्चर में बताया गया कि अगर इसी दर से पानी भूजल निकाला जाएगा तो 2080 तक 3 गुना अधिक भूजल खो जाएगा हमारा, यानी कि कम हो जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये दर निरंतर बढ़ती चली जाएगी। और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन भूजल की निकासी सबसे बड़ा कारण है और ये सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर में इसका उपयोग किया जाता है। तो 2080 तक ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप हमको बताएं, आप और क्या चाहते हैं हमसे इसमें सुधार करें। काफ़ी दिन से हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, चलिए फिर से हमने शुरू किया है और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप के थ्रू। हमारा ऐप आप डाउनलोड करें, IAS Prep Academy ऐप है हमारा, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं RO, BO, UPPCS की, तो हमारे ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको जानकारी दे देंगे और आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।